नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार में चुनावी सरगर्मियों की। बिहार में सियासी तापमान अपने चरम पर है। सीट बंटवारे को लेकर बिहार में अभी किसी भी दल ने फैसला नहीं लिया है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई लेकिन बेनतीजा ही रही और ऐसे में महागठबंधन में अभी तक बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी दावा कर रही है कि एलजेपी और बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, लेकिन एलजेपी के मन में कुछ और है। बार बार नीतीश कुमार पर हमला करके चिराग पासवान अलग ही राग अलाप रहे हैं। एलजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। पासवान पाला बदलने में माहिर हैं। इस बार भी ऐसा ही देखा जा रहा है कि वो पलटी मार सकते हैं, लेकिन फैसला लेने में आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों? इसलिए हो रही है कि पार्टी नफा नुकसान समझने में क्या लगी हुई है, क्योंकि 2005 में पार्टी को 29 सीटें मिली थी और लेकिन वो घटते घटते अब महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई है एलजेपी। ऐसे में सीटों को लेकर सौदेबाजी भारी पड़ सकती है। अब सवाल है कि एलजेपी सौदेबाजी करने की स्थिति में है क्या एलजेपी नीतीश को नाराज कर एनडीए में रह सकती है? क्या बीजेपी एलजेपी और नीतीश को मना लेगी? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है, क्योंकि एनडीए की तरफ से कहीं ना कहीं एक जो नीतीश कुमार को घोषित कर दिया गया है कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा तय नहीं है कि आखिर किसके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा। इस पर भी आज हम बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी तापमान बढ़ गया है। अभी तक तो न एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है और न महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात हुई है। अक्टूबर के लास्ट में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सियासी पार्टियों ने अब तक सीटों को लेकर समझौते नहीं किए हैं। महागठबंधन और एनडीए में कई दल ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कितनी सीट मिलेगी, उसके बाद वो अलग होने का फैसला भी कर सकते हैं। एनडीए में रहते हुए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला कर अब 143 सीटों पर लड़ने की हवा बनाने वाली एलजेपी अपनी रणनीति का खुलासा भले ही न कर रही हो, लेकिन आंकड़े गवाह हैं कि उसके ऐसे मंसूबों ने हमेशा मुंह की खाई है। अवसरवादी राजनीति का ठप्पा लगवा चुकी पार्टी के इस बार के तेवर को न तो एनडीए कोई तवज्जो दे रहा है और न ही महागठबंधन। एलजेपी की कमान संभाले युवा चिराग पासवान के रवैये से जनता दल यूनाइटेड में बेहद आक्रोश है और उसके बिना चुनाव में उतरने का मन बनाए हैं। एलजेपी बीजेपी के साथ दोस्ती बरकरार रखना चाहती है, लेकिन जेडीयू से दूरी बनाए हुए है। बीजेपी चाहती है कि एलजेपी एनडीए में रहकर नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़े। बिहार में एलजेपी हर तरह से दांव आजमा चुकी है, अकेले भी लड़कर और गठबंधन के सहारे भी, लेकिन नतीजे कुछ खास नहीं रहे। पिछले 15 साल में हुए 4 चुनावों में एलजेपी के आंकड़े ऐसे नहीं रहे जो उसे सहयोगियों पर दबाव बनाने की स्थिति में ला सके। 2005 में फरवरी में हुए चुनाव में लालू विरोधी लहर के दौरान जरूर वो कुछ फायदे में रही, जिसमें 178 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर 29 सीटें जीतने में सफल रही। अब तक के सर्वाधिक 12.62% वोट भी उसी चुनाव में एलजेपी को मिले थे। हालांकि वो जीत काम नहीं आई, सरकार ही नहीं बनी और विधानसभा भंग कर दी गई। पासवान 2005 के बाद लगातार पाला बदलते रहे और सीटें गंवाते रहे। 15 सालों में 29 का आंकड़ा अब 2 पर आकर टिका हुआ है। लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में एलजेपी को फायदा हुआ और उसी को अब कैश कराने में वो जुटी हुई है। बिहार में चुनावी तैयारी हो रही है, लेकिन इस बार चुनावी साल की शुरुआत से ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। उनकी पार्टी हर मौके पर नीतीश का विरोध करने से नहीं चूक रही है। वे नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने के पक्ष में नहीं है। एलजेपी संसदीय दल की बैठक में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात भी हुई। एलजेपी सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की बात पर भी चर्चा हुई है, जबकि सहयोगी बीजेपी नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की घोषणा बार बार कर रही है। एलजेपी के इसी तेवर को देखते हुए नीतीश ने पासवान की काट के लिए जातिगत संतुलन साधते हुए अपने पुराने साथी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को अपने पाले में कर लिया है। अब चिराग के हर बयान का तल्ख जवाब देने के लिए
नीतीश के पास मांझी हैं। वोट संतुलन के लिहाज से भी मांझी जेडीयू के लिए ज्यादा भरोसेमंद हैं। चिराग की नीतीश के खिलाफ बयानबाजी पर जेडीयू के नेता लाल पीले हो रहे हैं। कुछ नेता एलजेपी के बिना भी चुनाव में जाने का संकेत देते हुए 2005 से लेकर 2015 तक के विधानसभा चुनाव में एलजेपी के परफॉर्मेंस का हवाला दिया है। इस बात से स्पष्ट है कि इन चुनावों में एलजेपी के साथ जेडीयू का गठबंधन नहीं था। ऐसे में चिराग की स्थिति एनडीए में बहुत बेहतर नहीं मानी जा रही है। उधर महागठबंधन में भी एलजेपी का प्रवेश आसान नहीं होगा, क्योंकि बिहार कांग्रेस के कई नेता नहीं चाहते हैं कि पासवान महागठबंधन में शामिल हों। अब सवाल है कि क्या चिराग पासवान के पास अलग चुनाव लड़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है? क्या पासवान नफा नुकसान को सोचकर एनडीए में ही बने रहेंगे? क्या अहम की लड़ाई में चिराग अपने पार्टी का ज्यादा नुकसान तो नहीं कर लेंगे? क्या बिना एनडीए एलजेपी का वजूद बचना मुश्किल है? क्या एलजेपी के हटने से एनडीए को झटका लगेगा? आखिर चिराग पासवान का नीतीश पर नाराजगी के पीछे क्या कारण है? ब्यूरो रिपोर्ट। क्यों आखिर चिराग पासवान नाराज हैं और इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल एलजेपी की बैठक में मौजूद नेता क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ इस बैठक में हुआ, सुनवाते हैं आपको। सभी जो भी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा उसका हम लोग पालन करेंगे, लेकिन हम लोग की तैयारी जो है, हम लोगों ने जो बिहार संसदीय बोर्ड को जो आदेश दिया गया है कि आप 143 सीट का हमें सूची दें, उसको दिया जाए। भाजपा की सीट पर हम लोग का क्या बोले, भाजपा हम लोग का ये नेता भाजपा वाले डिसाइड करे क्या करना है नहीं करना है। और हम लोग बीजेपी के जो हमारे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनको फैसला करना है कि आगे मुख्यमंत्री का चेहरा किनको रखना है नहीं रखना है। लेकिन फिलहाल जदयू के जो शीर्ष नेता हैं उनका बयान आया है कि लोक जनशक्ति पार्टी हमारे गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो जब हिस्सा है ही नहीं तो हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो सवाल ऐसे में यही है कि क्या पलटी मारेंगे एक बार फिर से पासवान? आज उन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अफजल अब्बास जी हमारे साथ है, जेडीयू के नेता हैं, बहुत स्वागत है अफजल जी आपका। केशव सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव है एलजेपी के। केशव जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश यादव जी हमारे साथ है, प्रदेश उपाध्यक्ष है, आरजेडी के नेता है, बहुत स्वागत है सर आपका। और मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता है। मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल यहाँ पर केशव सिंह जी आपसे है, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सर आपसे ही करना चाहेंगे हम। जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ना है तो फिर 143 सीटों पर तैयारी क्यों? देखिए, सबसे भारी पहले चुनाव का देखना पड़ेगा कि पिछले बार जदयू 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा और पूरे सीट पर लड़कर के 2 सीट लाया, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव जो 2015 में हुआ आरजेडी से गठबंधन किया। आरजेडी का 22 सीट था, उससे बराबरी पर समझौता किया। 101 पर आरजेडी लड़ा, 101 पर जेडीयू लड़ा, और कांग्रेस ऐसी पार्टी को 41 सीट दिया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी का मजबूत जनाधार है, 7 से 8% पिछले चुनाव में भी वोट हम दिए हैं, और हमारा वोट आसानी से जिस गठबंधन में रहे, जो भी हमारे सहयोगी दल के लोग हैं उनको वोट ट्रांसफर कराए हैं। कांग्रेस के पास कोई वोट नहीं था तो 41 सीट मिला, और लोक जनशक्ति पार्टी दलित का पार्टी है। इसके साथ नीतीश कुमार नाइंसाफी कर रहे हैं, और एनडीए गठबंधन में हम लोग भी कह रहे हैं कि जो ये पिछड़ा फॉर्मूला अपना करके भारतीय जनता पार्टी के पास आज 55 सीट है, और भारतीय जनता पार्टी से भी कहते हैं कि हम बड़ी पार्टी है और बड़ा सीट चाहिए। पिछला लोकसभा का भी चुनाव हुआ था तो लोकसभा चुनाव में भी ये फॉर्मूला बना था कि 17 और 6+1 लोक जनशक्ति पार्टी का। 17 लोकसभा में जदयू लड़ा था, 17 में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें केशव सिंह जी, सर सवाल इस बात को लेकर है, विधानसभा चुनाव की बात करें। देखिए 2005 में भले ही आपने 178 सीटों पर चुनाव लड़ा हो, जिसमें से 29 सीटें आपने जीती हो, उसमें आप कामयाब हो गए हो, लेकिन मौजूदा वक्त में महज 2 विधानसभा सदस्यों के साथ क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह की बार्गेनिंग करनी चाहिए, या इस तरह की बगावत करनी चाहिए, या फिर इस तरह की सौदेबाजी एलजेपी को करनी चाहिए?
लोक जनशक्ति पार्टी सौदाबाजी में विश्वास नहीं करता है, सौदाबाजी नहीं कर रहा है। आप सबसे पहले देखिए कि आपको 2000 को बिहार का राजनीति का अध्ययन करना है तो 2000 का इतिहास को देखिए कि 2000 में जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बना था, जिसमें जनता दल की रामविलास पासवान, शरद यादव और सबको मिलकर के और आनंद मोहन जी मिलकर के भी सरकार को नहीं हटा पाए। 2005 में ही लालू यादव की सरकार को हटाने में रामविलास पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी का अहम भूमिका था। यह जदयू और भारतीय जनता पार्टी में आज स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहता हूं कि अब उसका चीज नहीं था कि लालू यादव को सत्ता से बाहर कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के बलबूता पर ही लालू यादव का जो बिहार में कुशासन था उससे मुक्ति दिलाया। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी को श्रेय ये नहीं, उस समय जनता नहीं पाई, ये श्रेय मिला लोक जनशक्ति पार्टी को उल्टा कि लालू यादव से मुक्ति का नहीं मिलकर के ये श्रेय मिल गया कि नीतीश कुमार को लोक जनशक्ति पार्टी सरकार नहीं बनाने और चुनाव नहीं हुआ, उसका खामियाजा जरूर हमको भुगतना पड़ा और थोड़ा उससे हमारे कमजोर हुआ। 13% से मेरा वोट घट करके लगभग 8% पर आ गया। लेकिन आज भी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, चाहे जो बिहार का स्थिति है, ठीक है, उस स्थिति को लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा अपने जो पार्टी के अंदर के प्लेटफॉर्म पर है उसको कह रही है। ठीक है केशव जी, आपको उस वक्त वाकई में 12.9% वोट मिले थे, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अफजल अब्बास जी जिस बात का जिक्र अभी केशव जी कर रहे हैं कि नाइंसाफी हो रही है एलजेपी के साथ, जेडीयू के नेता भी अगर इस बात को कह देते हैं कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो ये वाकई नाइंसाफी नहीं है तो और क्या? देखिए, तो शुरू से ये कह रहे एलजेपी शुरू से कह रहे कि हम बीजेपी के साथ अलायंस है, उन्हें कभी नहीं कहा जेडीयू के साथ है। तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है तो बीजेपी उसको फैसला करेगी। हम कहा कह रहे हैं कि नाइंसाफी लड़े, हम तो साथ है, एनडीए में लड़े, पार्लियामेंट में लड़े, पार्लियामेंट साथ ही लड़े हम लोग। उनको भी 6 सीट किसी ने 7 सीट लगी हुई बोल रहे हैं। पहले बताइए ना कि 22 सीट वाली आरजेडी को आप 1 सीट कैसे दिए? नाइंसाफी गठबंधन में 22 सीट वाले को दिया, उसके सामने नतमस्तक हो गए। दलित की पार्टी को उपेक्षा करें। आप हमसे सवाल पूछा गया, हम जवाब देते हैं, उसके बाद से केशव जी बोलते रहेंगे। जवाब भी है। सुन लेते हैं सर, केशव जी सुन लेते हैं सर, सुन लेते हैं अफजल जी। आप सवाल इस बात का है कि ये आपने शुरू से कहा कि मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है, ये तो सवाल बीजेपी से पूछे ना आप, जेडीयू से क्यों पूछ रहे हैं? इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम नीतीश जी के साथ है, नीतीश जी को समर्थन करते रहे कि बीजेपी के साथ है, बीजेपी है, जो कहेगी बात मानेंगे। तो बीजेपी बात कर रही है तो बीजेपी की बात माने वो। हम ये नहीं जानते कि 22 सीटें 24 सीटें 28 सीटें हम आपसे कहा कह रहे हैं, लेकिन आपने शुरू में चाल चलन और चरित्र बनाया कि दलित की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, दलित की पार्टी को दबाएंगे। तब ना हमको आप दलित सेंटीमेंट को दलित की पार्टी है, आप दलित सेंटीमेंट उभारने की कोशिश की, दलित है, ठीक है, दलित की पार्टी तो है। हम भी कहा कर रहे हैं कि रामविलास पासवान जी की पार्टी अपना पार्टी है, तो हमेशा पासवान की बात करते हैं, पासवान की पार्टी है, ठीक है, सब लोग कहते हैं। ठीक है, एनडीए में वाकई घमासान की स्थिति है, क्या एलजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर पसोपेश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जी मेरा सवाल ये है कि आप जो है 43 से 45 सीट बीजेपी के साथ भी रह थे, कितने सीट जीत के आए थे ये भी तो देख लिया आपने। 2015 की आप इतिहास दोहरा रहे हैं कि आरजेडी को 22 सीट था और 100 सीट पे समझौता हो गया। तो अभी भी देखिए कि आप बीजेपी के साथ लड़े थे, एलजेपी लड़े थे, कितना सीट आया था? 2 सीट पे सिमट गए थे आप। सवाल आप जो 45 सीट या 44 सीट या 45 सीट 43 सीट कर रहे हैं, आप सीट शेयरिंग या सीट बार्गेनिंग करने के जो आपके पैमाना आता है, जो आपका तरीका आता है, वो कभी भी एनडीए गठबंधन के लिए ठीक नहीं रहा। हमेशा आप तरकीब और ठीक है सर, क्योंकि एनडीए में जाहिर तौर पे पसोपेश की स्थिति है, चीजें साफ नहीं हो पा रही है कि क्या एलजेपी अब एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर नहीं, महागठबंधन में किस तरह की स्थिति है, इस पे भी हम बात करेंगे। दरअसल लोकतंत्र में आज बात हो रही है बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पे जो स्थितियां हैं वो धुंधली नजर आ रही है, साफ नहीं हो पा रही है। एनडीए में भी पसोपेश की स्थिति है, तो वहीं ये कहा जा सकता है कि महागठबंधन में भी चीजें अभी तक साफ नहीं है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए राजेश जी कि क्या आरजेडी और महागठबंधन में चीजें साफ है क्या? अगर है तो फिर अभी तक मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये क्यों नहीं साफ?
नेहा जी, अभी तक आपको दिख रहे हैं कोई महागठबंधन में जो शामिल दल हैं, सीट बंटवारे के शेयरिंग के लिए वहीं कुछ बोल नहीं रहे हैं, सब एक साथ हैं। क्या नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब सब साथ हैं और सभी ने तेजस्वी जी ने अपनी आस्था जताई है। अभी देख रहे थे हम केशव जी को और आवाज जी को, उन्हें एक दूसरे के ये लोग हैं, उहा पोह नहीं होता, दहावत में कहा उहा पोह के गीत, वहाँ पोह की स्थिति में है। अभी 2-4 दिन पहले जब जेपी नड्डा जी आए थे बिहार में और नीतीश जी से मिले तो चिराग पासवान जी का दिल्ली में सुर बदल गया। फिर अभी ये देख रहे हैं कि इनको 24 सीट पर इनको सीमित करके रखा जा रहा है। सर, मुझसे आप महागठबंधन की बात करिए ना सर। ये मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार महागठबंधन में कौन है? क्या तेजस्वी यादव है या नहीं? निश्चित रूप से ये सारे लोग निश्चित रूप से तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी कुशवाहा जी की पार्टी है, क्या जो है सीपीआई है, सीपीएम इस बार माल्य भी साथ रहेगा, तो सारे लोग मिल करके तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन से। ठीक है, मनोज तिवारी जी, क्या आप भी मानते हैं तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है? देखिए, महागठबंधन, मैंने आपकी बात में सुन रहा था नेहा जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो महागठबंधन है राजनीति में समान विचारधाराओं का यह गठबंधन है, इसलिए बहुत मजबूत गठबंधन है, वैचारिक आधार पर गठबंधन है, इसलिए बहुत टिकाऊ है। अब रही बात नेतृत्व की कि किसके नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, इसकी पहल शुरू हो चुकी है। सभी दलों के लोग जो महागठबंधन में है वो बैठेंगे और बैठ करके इसका निर्णय कर लेंगे। ये हमारे लिए नेतृत्व किसका होगा किसका नहीं होगा ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं सुन रहा था आपकी बातों को कि हमारे कुछ साथी, जो आपने एनडीए की बात की, प्रश्न आपका मेरे से था और महागठबंधन के संदर्भ में था, इसलिए मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना उचित समझा। मैंने यही बोला है कि हमारे अंदर कोई मतभेद हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विचारधाराएं समान है, लक्ष्य एक है, और जब लक्ष्य एक हो और विचारधाराएं समान हो तो उससे किसी भी प्रकार की कोई ना तो टूट संभव है और ना कोई मतभेद संभव है। लेकिन सर, अगर कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है, तो सर क्यों नहीं औपचारिक ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाता? अगर जल्द से जल्द औपचारिक ऐलान होगा तो जाहिर तौर पर, क्योंकि एनडीए कर चुकी है, एनडीए में हो चुका है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, तो महागठबंधन में इतनी देरी क्यों? नेहा जी, महागठबंधन के सभी नेता बिल्कुल स्पष्ट है और वो संपर्क में है। सर, एक एक करके देखिए, एक एक करके सर अपनी बात, मनोज तिवारी से मेरा सवाल है, एक एक करके आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आप सब फोन लाइंस पे हैं, तो क्लियर हो जाए कि कौन बोल रहे हैं। मनोज जी। मैं मनोज तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने बोला नेहा जी की देखिए, दरअसल क्या है, महागठबंधन में स्पष्ट है कि 15 वर्षों के सुशासन की सरकार को निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिखाना है, और इसके लिए हम बहुत सुदृढ़ता से और मजबूत मानसिकता के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि बदलाव अवश्य भावी है, अवश्य होगा। सर, जनता को चाहिए कि अगर वो वोट देंगे तो वो किसको वोट दे रहे हैं और कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो क्लियर होना चाहिए ना। और क्या नहीं लगता कि अगर ये जल्द से जल्द क्लियर नहीं होगा तो उस गठबंधन को, उस पार्टी को नुकसान हो सकता है? आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। राजनीति है, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल समय के पहले आपको हम सारे चैनल पर मीडिया के माध्यम से इस बात की मजबूती से घोषणा करेंगे कि हम किसके नेतृत्व में महागठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, किसके नेतृत्व में महागठबंधन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इस बात की घोषणा होनी भी चाहिए। और लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, केशव जी, जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, इस बीच आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम हैं, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सर ये क्या संभव है कि जेडीयू से दूरी और बीजेपी से नजदीकी के साथ आप एनडीए में शामिल होकर चुनाव लड़े? अगर आप वोट मांगेंगे तो किसके नाम पे मांगेंगे? वहां पे तो घोषित हो गया है कि मुख्यमंत्री का अगर दावेदार है तो वो नीतीश के अंडर ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, एनडीए में ये बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी 2-3 चीज बाकी हमारे अंदर में है। एक चीज है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। यदि नेता नीतीश कुमार जी को ही मान करके चल रहे हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, तीनों दल का अपना अपना घोषणा पत्र है, अपना अपना एजेंडा है, तीनों को एक समान मिला करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए।
दूसरा बिहार का जो सत्ता चला है नीतीश कुमार का प्रोग्राम पर, चाहे उनके जो दिशा निर्देश पर, तो उसमें बहुत सारी ऐसा चीज है कि जो कि यूपीए गठबंधन के साथ नीतीश जी आरजेडी के साथ सरकार बनाए थे, उस सरकार के जो अंश था उसी को ही आज तक लागू किया। उस चीज को ड्रॉप किया जाए। बिहार के विकास के लिए जो अब चाहिए, जैसे कि हम लोग युवा बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार को पहला स्थान पर लाना चाहते हैं, लेबरों को श्रमिकों का पलायन रोकना चाहते हैं, बिहार में उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन तमाम चीजों पर बैठ करके बात होना चाहिए। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा एजेंडा है, उसको भी सम्मिलित किया गया। और जेडीयू का दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकार का कमी है, जिसको बार बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी अवगत कराए रहे, अपने चिंताओं से अवगत राज्य सरकार को किए हैं, उसको डिस्कशन करने और निष्पादन करने के लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म का निर्माण होना चाहिए। और तीसरा जो चीज है कि हम लोग अभी भी कह रहे हैं, एक बार मैं सवाल उठा रहा हूँ कि नीतीश जी जो है वह 22 सीट देकर के आरजेडी को अपने समकक्ष लाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी 55 है और वोट है भारतीय जनता पार्टी के नाम पर। तो भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यह चुनाव, बिहार का इतिहास को भी आप उठा करके देख लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव नहीं होगा सर, तो क्या आप एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे क्या? ये तो क्लियर कर दीजिए। पहले सुन लिया जाए। बिहार में आज तक इतिहास रहा है कि 15 वर्ष से ऊपर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपको श्री बाबू सबसे अधिक 15 वर्ष रहे, लालू यादव का भी शासनकाल 15 वर्ष रहा और नीतीश जी का भी 15 वर्ष हो गया। 15 वर्ष में इनका सत्ता चलाने में बहुत सारा जड़ता आ गया है, शिथिलता आ गया है। उस शिथिलता को तोड़ने के लिए हम लोग कहते हैं कि तीनों दल बैठ करके पुनर्विचार करें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और मजबूती से चुनाव लड़ करके 2/3 की सीटों के साथ नई सरकार बने, जो बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाए, बेरोजगारी दूर हो, पलायन दूर हो, उद्योग धंधों के। आज एलजेपी की बैठक में सर क्या कुछ हुआ? एलजेपी की बैठक में क्या कुछ हुआ? कोई फैसला अहम हुआ क्या? आज का बैठक, हमारे 2 सांसद बीमार है, रामविलास जी बीमार है, 3 आदमी हमारे 7 सांसद में 3 आदमी बीमार है। आज अनौपचारिक रूप से बैठक हुई, बहुत कुछ उसमें निर्णय नहीं किया गया। ना हम लोग बैठेंगे जो माननीय सांसद। एलजेपी की नेता कहते हैं कि हमें 143 सीटों पर तैयारियों के लिए कहा गया, कैसे माने उसे? कोई भी पार्टी तैयारी करता है तो संपूर्ण बिहार में, हमारी पार्टी का कोई ये नहीं है कि 45 सीट 50 सीट 60 सीट पर ही आधार है। हमारा 243 पर आधार है, सब जगह हमारे वर्कर है, सब जगह हमारा कार्यक्रम चलता है, सारी जगह संगठन है। हम तैयारी कर रहे हैं 243 पर, 143 पर हम मजबूती के साथ है, 243 पर हमारी तैयारी है। जहाँ हम लड़ेंगे वहाँ हमारे मदद लेंगे, जहाँ दूसरा हमारे सहयोगी दल के लोग लड़ेंगे उनको मदद करेंगे। तैयारी तो हमारा संपूर्ण बिहार में है और संपूर्ण बिहार में तैयारी चल रहा है। ठीक है। अब अफजल अब्बास जी, सवाल इस बात को लेकर है, जेपी नड्डा जब बिहार के दौरे पर रहे तो ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जेडीयू और एलजेपी के बीच पैचअप कराने की कोशिश करेंगे, सीट शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। क्या सीट शेयरिंग पर बातचीत हो पाई है? क्या ये तय हो पाया है कि जेडीयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है या फिर बीजेपी कितने सीट पर चुनाव लड़ रही है? इस बारे में कुछ क्लियर हुआ है? आधिकारिक तौर पे हम कहने के लिए सक्षम नहीं है, हम नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे जानकारी इसकी नहीं है। लेकिन बहुत से फ्रूटफुल बैठक दोनों की हुई है, जेपी नड्डा साहब की, माननीय मुख्यमंत्री की बैठक है, तो उसकी बड़ा हेल्दी बैठक हुई है और हर पहलू पे बैठक हुई है, बातें हुई है। ये तो क्लियर कर दीजिए कि जेडीयू अभी भी बड़े भाई की भूमिका में ही रहेगी या फिर 50-50 का फॉर्मूला जो कि बीजेपी चाहती है उस पर चुनाव लड़ा जाएगा? नहीं, बीजेपी कल भी बड़ी थी, जेडीयू कल भी बिहार में बड़ी थी, तो आज भी है, कल भी रहेगी। बड़े भाई की भूमिका नीतीश कुमार जी की होगी। हम एनडीए में है, जरूरत दोनों के सहयोग से सरकार चला रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी मिल की सरकार से आ रही है। एक तो प्रधानमंत्री होंगे, इधर बिहार में नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव करना और नेतृत्व में चुनाव इस बात की दलील है कि वो बड़े नेता के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता है भी नहीं, चाहे बीजेपी में हो चाहे वो किसी पार्टी में हो। तो इसलिए
जो ऑलरेडी ये बात पहले ही साफ से कहा दिया गया है। जेपी नड्डा साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सारे लोगों ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये तो मान लिया आपने ना कि उससे बड़ा कोई नेता नहीं, तभी तो मान रहे हैं। जब जाहिर है, इससे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं, समझता हूँ जो होना चाहिए। नीतीश कुमार जी सब आज भी 77 सीटें 71 सीटें हम है। इसके पहले भी बीजेपी के साथ थे, 118-19 सीटें जीते थे। ठीक है, महागठबंधन में आने के बाद 7-8 सीट हम जो इससे कम था आरजेडी से, उसके पीछे के हमारे साथ थे, हमें पीठ पे छुआ घोपा गया था। उनके लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने ही वोट के वक्त ऐसा हुआ था। तो खैर उसकी अलग बात है। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को माना गया और खुद कांग्रेस ने माना और आरजेडी ने माना, लालू जी ने माना और तरह का लड़े। हमारा ये मानना है कि अगर ये रवैया या ये कोई जो है या फिर जो कोई विवाद पैदा हो रहा है, इसको बैठ के समाधान कर लेना चाहिए। बिल्कुल, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन कब तक होगा सर, इस पर सभी की निगाहें हैं। दरअसल लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में सियासी उठापटक का दौर जिस तरह से जारी है, उसमें चीजें भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, साफ नहीं हो पा रही है कि महागठबंधन में आखिर किस तरह से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, तो एनडीए में आखिर किस तरह से होगा, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, इस विषय पर हम बहस कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है राजेश जी, क्योंकि तेजस्वी के नाम पर अगर आप कहते हैं कि तेजस्वी के नाम पर महागठबंधन में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है, तो सर सवाल तो उठते रहे हैं और किस तरह के सवाल उठते रहे हैं उससे आप भी वाकिफ हैं। सवाल उनके अनुभव की कमी को लेकर भी उठते रहे हैं, सवाल कम शिक्षित होने पर भी उठते रहे हैं, सवाल ये भी उठते रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं को साथ में लेकर आखिर तेजस्वी यादव कैसे चलेंगे, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं या फिर उनको दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरह की भी बातें सामने आती रही है, कई बार परिवार से ही उन्हें चुनौती मिलती रही है। तो एक चीज नहीं है यहाँ पर सर, आखिर जब आरजेडी में इतनी स्थितियां हैं खराब, तो कैसे महागठबंधन को वो आगे बढ़ाएंगे? नेहा जी, ये जदयू और भाजपा के नेताओं द्वारा कहा राष्ट्रीय पार्टी है, कुशवाहा जी की पार्टी है या वीआईपी है, अभी माले हमारा साथी किसी ने नहीं कहा तेजस्वी के नेतृत्व पर या तेजस्वी के। सर आप थोड़ा सा तेज बोलेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। तेजस्वी के सवाल पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है, ये मीडिया और भाजपा के और जदयू के लोग उठाते रहे। हाँ, मांझी जी उठाते थे, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते थे और उसको नीतीश जी उनको लेके चले गए अपने तरफ। महागठबंधन में शामिल कोई भी दल जो अभी बोल रहे हमारे कांग्रेस के, जो हम समान विचारधारा जहाँ रहेगा, समान विचारधारा तो सही है, लेकिन सर ये भी तो अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे मनोज तिवारी कि हम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नेहा जी मेरी बात सुनिए कि जहाँ एक विचारधारा है वहाँ कहीं पर भी मनमुटाव नहीं हो सकता है, और जहाँ 2-3 विचारधारा के लोग रहेंगे, अभी तक नहीं एलजेपी है या जदयू है, बीजेपी है, आपने देखा है, सुना होगा ना कि नीतीश जी पिछले बार कहे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या डीएनए में खोट है। एलजेपी के आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे रामविलास पासवान जी का कभी सिद्धांत, कभी विचार बीजेपी का विचार रहा ही नहीं, लेकिन मजबूरी में है वहाँ। तो इन लोग का विचार कभी एक नहीं टकरा रहा है, विचार टकरा रहा है। और ये बगुला बीजेपी बगुला भगत है, बगुला जैसे किनारे बैठ करके देख रहा है कि कौन टपकता है, मछली ऊपर आता है, तो उसी तरह से ही देख रहा है बीजेपी, देख रहा है कि नीतीश और वहाँ तो उहापोह की स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 30 साल के तेजस्वी की अगुवाई में 60 साल के उपेंद्र कुशवाहा काम करने के लिए तैयार है क्या? एकदम निश्चित रूप से तैयार हैं। आपने कभी कुशवाहा जी की बात सुने हैं क्या? कोई तो फिर इतने देरी क्यों नहीं घोषणा कर देते कि महागठबंधन का उम्मीदवार, जो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, तेजस्वी यादव होंगे? ये अपने को जो बहुत तेज करार मान रहा है बीजेपी कि हम इतने हैं, जदयू कह रहा है कि हम पूरा सुशासन कर दिए हैं, तो इन लोग तय न करके पहले सुशासन बाबू को तय न करना चाहिए। सुशासन बाबू हैं, ये बोलते कि हमने बहुत बड़ा काम किया है बिहार में। बीजेपी कह रही है कि हम बहुत बड़ा देश में काम किए हैं, और एलजेपी तो हम लोग का विचारधारा क्या है, लेकिन अभी विचार बदलते रह रहा है। राजेश जी, लालू प्रसाद यादव के टाइम पे जो भ्रष्टाचार हुआ था, क्या जनता उसे भूल गई है क्या? नेहा जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप अभी नड्डा जी आए, हमारे मन में नड्डा जी
सर आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। नहीं नेहा जी, हम्म। तो इनका सुर बदल गया, फिर इधर आया तो बोला सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, जेडीयू में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूछने के लिए मैं बैठी हूँ सर, मैं पूछूंगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या जनता वो भूल गई है कि जो लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, या उसका दाग अभी भी आरजेडी झेल रही है, महागठबंधन झेल रहा है और इस विधानसभा चुनाव में भी झेलेगा? कोई लालू यादव जी के शासनकाल में, राबड़ी जी के शासन में कहीं कोई गलत काम नहीं हुआ। ये प्रायोजित ढंग से उनको सर जेल में क्या घूमने गए थे? घूमने गए हैं क्या जेल में? नहीं, जेल में आप सारे मामले, सारे राज्य की पूरी जनता जानती है नेहा जी, राज्य की पूरी जनता जानती है कि लालू जी को किस तरह से फंसाया गया। हम हैं, शिकार हैं उसके, हम बात करते हैं जिस वर्ग की बात करते हैं तो हमको फंसाया गया, ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम दलित की बात मनोज तिवारी जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। मनोज तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है, लालू प्रसाद यादव भले ही अभी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय ना हो, लेकिन जो दाग आरजेडी पर लगा हुआ है, क्या महागठबंधन अपने आप को पाक साफ रख पाएगा, या फिर ये बता पाएगी कांग्रेस की देखिए महागठबंधन के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन हम तो पाक साफ है, हमने कोई घोटाले नहीं किए, और कैसे हो पाएगा ये? नेहा जी आपके जो सवाल है उसका जवाब ये है कि बिहार, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बोला था, चुनाव का समय है और सरकार की नीतियों और उसके क्रियान्वयन पर जनता उसको सूचकांक देती है, उसको मार्क्स देती है। परिस्थितियां 15 वर्षों में बिहार में बहुत ज्यादा खराब हुई हैं और यह इस बात का द्योतक है कि नीतीश कुमार के लगातार 15 वर्षों का जो काल रहा है बिहार के लिए किसी भी दृष्टिकोण से कुछ ठीक नहीं रहा। उद्योग धंधे उससे 15 साल से पहले कैसे कार्यकाल था और कितना काम विकास का हुआ? क्या उसको आधार बनाया जाएगा वोट मांगने में? मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि देखिए नीतीश कुमार की सरकार में और कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार में अंतर क्या रहा। जैसे ही महागठबंधन की सरकार आई थी इसके पहले बिहार में उद्योगों की का लाइन लग गया, उद्योगों की शुरुआत हो गई, और जैसे ही नीतीश कुमार की सरकार आई, आप बता दीजिए 15 वर्षों में बिहार में किसी भी प्रकार का उद्योग धंधों का निर्माण हुआ हो? अभी कल मैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था, ये जो जुमलों की बौछार है, यहाँ देखिए जुमलों की बौछार और बिहार में जागरूक यहाँ के नौजवान है, नहीं चलेगी यहाँ नीतीश की सरकार। उसका कारण ये है, एक इंडेक्स डाटा आया हुआ है नीति आयोग का, हेल्थ सर्विस का, हेल्थ इंडेक्स का। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रांची में बहुत बड़ा, दरभंगा में, माफ कीजिएगा, दरभंगा में बहुत बड़ा एम्स जो है बनने जा रहा है। अब जुमलों की बौछार शुरू हो गई और उसका जवाब ये है कि अभी सरकार के द्वारा ही, नीति आयोग के द्वारा ही एक हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया का नारा दिया गया है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। अब जरा देख लीजिए उसमें बिहार कहाँ है? 15 वर्षों के। ठीक है, मनोज तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं कि इन 15 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव की। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अफजल अब्बास जी। सवाल इस बात को लेकर है कि हाल ही में चुनाव है, चुनाव से ठीक पहले घोषणा होती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि 16,000 करोड़ रुपए 10 दिन में दे दिए जाएंगे, उसके बाद आगे विकास कार्य होगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र केशव जी ने करते रहे हैं या फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधते रहे हैं, अभी कांग्रेस के नेता मनोज तिवारी भी ये कह रहे थे कि कुछ काम नहीं हुआ 15 सालों में। वाकई कुछ काम नहीं हुआ और यही वजह है कि चुनाव से ऐन पहले वादों की और दावों की झड़ी लगा दी जाती है, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफजल अब्बास जी, अफजल जी आवाज मिल पा रही है आपको? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। केशव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि ये वादों और दावों की झड़ी क्यों? देखिए, ये वादों की झड़ी नहीं है। आपको माननीय प्रधानमंत्री 2014 में भी बिहार को 125 करोड़ रुपए का पैकेज, 125 करोड़ का पैकेज कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि गंगा ब्रिज का मरम्मत बाकी नहीं, एक लाइन चालू हो गया मरम्मत को करके, इसी पैकेज था। आपको हल्दिया से लेकर बरौनी तक पाइपलाइन, बरौनी से लेकर के गोरखपुर तक गैस पाइपलाइन बिछाने का काम वह चालू हुआ कि नहीं? आपको 2 बोटिंग प्लांट इसी पाइपलाइन का,
था बांका में और बेतिया में माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर बनकर के तैयार हो गया। उसी ढंग से रोड के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी योजना था, सबका सब 125 करोड़ रुपये का पैकेज से लागू। पुनः माननीय प्रधानमंत्री पैकेज जो दे रहे हैं, चाहे जो घोषणा कर रहे हैं, यह घोषणा आपको दरभंगा में एयरपोर्ट चालू करने का बहुत पहले से था, मखाना उद्योग को बढ़ावा देने का बहुत पहले से था। तो उसी ढंग से आपको जितना भी योजना है सारी चीज को लागू किया जा रहा है। एम्स बनाने का कोई आज का प्रस्ताव नहीं है। एम्स बनाने का प्रस्ताव बहुत दिन से लटका हुआ था। एक एम्स का जो बजट के अनुरूप हर एक राज्यों में एम्स का आवंटन हुआ था। एक आवंटन के अतिरिक्त बिहार ऐसे जगह जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पिछड़ा हुआ था, वहाँ 2 एम्स का मांग था। एक पूरा दरभंगा में उसको भी दिया गया और इसका भी भूमि पूजन हो गया है। कोई भी प्रक्रिया करने के पहले या शिलान्यास करने के पहले बहुत लंबा प्रक्रिया होता है। अगर भूमि का अधिग्रहण का मामला होता है, चयन का होता है, उपलब्धि का मामला होता है, तमाम चीज होती है। उन सारे प्रक्रिया अभी आपको राजेश जी कह रहे थे 15 वर्ष में कुछ नहीं हुआ है, तो लालू जी के राज में आपको सारे बोर्ड निगम बंद हो चुके थे। बिहार के 68 बोर्ड निगम को बंद कर दिया गया था। कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल रहा था। रोड, सड़क और स्वास्थ्य का स्थिति इतना दयनीय था कि सड़कों पर चल नहीं पा रहा था। हत्या, अपहरण, गिरफ्तार, वहाँ का रोजमर्रा का जिंदगी हो गया। ठीक है कि नीतीश कुमार जी का इधर 5 वर्ष से सरकार डमाडोल विकास के क्षेत्र में रहा है। अब तक हाई हुए इसको हम सिलाई नहीं करते। केशव जी सवाल इस बात को लेकर है, एनडीए तो अब नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है, 2005 की बात करें तो लालू विरोधी लहर थी जिसमें आपकी नैया पार लग गई। सवाल इस बात को लेकर है कि उसके बाद जब आपने मोदी की नैया पर सवार होने की काम किया तो जाहिर तौर पर उसका फायदा आपको मिला। उसके बाद भी आपको मोदी की नैया पर सवार होने का फायदा मिला। लेकिन सर अब क्या आधार होगा और किस आधार पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप लोग ये बार बार आरोप लगाते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी मोदी के लहर पर सवार होकर के पार हुई। इस बात को मैं पुरजोर खंडन करता हूँ। तो आपको पहले आंकड़ा पर देखिए, 2000 में क्यों नहीं बीजेपी और जेडीयू मिलकर के लालू यादव को सत्ता से हटा पाई? 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी लड़ा संपूर्ण बिहार में सभी सीटों पर, तभी जाकर के लालू यादव हटते। दूसरी बात रही कि आप सर जब आपकी पार्टी का इतना जनाधार है तो फिर आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है कहीं पर? नेहा जी पहले सुन लिया जाए। 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू मिलकर के 32 सीट ही जीत पाई। आज लोक जनशक्ति पार्टी उसी गठबंधन में शामिल हो गया तो 40 में 39 सीट जीत पाई। लोक जनशक्ति पार्टी का अपना ताकत है, अपना शक्ति है और अपना वोट ट्रांसफर कराने का शक्ति है। हम भी आज ठीक बात है कि हमारा तो पार्टी निर्णय ले चुका है। सर दलित वोटर जो हैं वो सर ये बिहार में 38 सीटों पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें से इससे पहले विधानसभा चुनावों की बात करें तो आरजेडी के पास 15 सीटें गई थी। इन आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए सर। महज 2 सीटें फिलहाल एलजेपी के पास है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कैसे दावेदारी होगी? पिछले बार कुछ गलतियां हम लोगों से हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहते हुए मोहन भागवत जी के द्वारा एक ज्ञान आया, जिस ज्ञान को तोड़ ममोड़ कर लोगों ने जनता के बीच में पेश किया। मोहन भागवत जी ने कहा कि आरक्षण को पुनर्विचार होना चाहिए, पुनर्विचार तो होना चाहिए आरक्षण को। आज भी मैं चाहता हूँ, लेकिन इस समय हम तो उसको क्लियर नहीं करता है। आरक्षण का कोटा और बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं, ये तो पहले इसका समीक्षा भारतीय संविधान का अच्छा है कि हर एक 10 वर्ष को इसका समीक्षा कीजिए। तो समीक्षा करने का मतलब ये लोग परिभाषित कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को हटा रही है, जिसके चलते हम लोग आरक्षित सीट या दलित प्रभाव वाला या पिछड़ा प्रभाव वाला सीट पर हम लोगों को हानि हुआ। तो पार्टी को हम लोग अभी बताइए ना, SC/ST का आरक्षण खत्म कर रहा है। प्रचार का अधिकार हुए और जिस प्रचार का अधिकार कर करके जी अभी बताइए ना कि SC/ST का जाए आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है और वही खत्म कर रहा है जी। इसके लिए जिम्मेवार कौन है?
SC का भी आया, राजस्थान में मामला आया, महाराष्ट्र में मामला आया, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में। इसके लिए जो मत कभी नीतीश जी ने इस पर सवाल उठाया या रामविलास जी ने इस पर सवाल उठाया? नहीं, आरक्षण की बात आप बोल रहे हैं तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का और माननीय हाई कोर्ट का और केंद्र सरकार का जो निर्णय आ रहा है उस पर क्या माननीय नीतीश जी ने सवाल कोई उठाया क्या? ठीक है राजेश जी ने कोई सवाल उठाया SC ST के आरक्षण पर? राजेश जी, SC ST के नाम पर राजनीति करने वाले, हमारा आरक्षण में कटौती हो रहा है, SC ST का समाप्त किया जा रहा है, निजीकरण हो रहा है और उस पर हम सवाल नहीं उठाते हैं। सर राजेश जी, SC ST पर राजनीति करने वाले आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जीतन राम मांझी भी अब NDA में चले गए, LJP भी आपके पाले में नहीं है, कैसे दलित वोट पर कब्जा किया जाएगा और क्या कुछ स्ट्रेटजी है आपकी? पूरे दलित लालू यादव की ओर देख रहे हैं, महागठबंधन की ओर देख रहे हैं। ये भाजपा में रहकर के दलित की बात करना बेईमानी है, भाजपा में रहकर पिछड़ों की बात करना बेईमानी है। आप एक हमें चलिए, जाति पर राजनीति करना, धर्म पर राजनीति करना वाकई शर्मनाक है, लेकिन ऐसा होता आया है सर, इतिहास गवाह रहा है कि ये होता आया है और राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाती रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव बिहार में बेहद नजदीक है और सभी की निगाहें हैं कि आखिर जो राजनीति है वो किस मोड़ लेती है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जब महागठबंधन का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और किसके नाम पर अब वोट पड़ेंगे और कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन सत्ता पर काबिज होगा। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।